आज का चर्चा मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में होगा। कल मध्यकालीन भारत का जितना भी कंटेंट होता है, जितना थ्योरी का क्लास होता है, हम पूरी तरीके से एक वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। आज मध्यकालीन भारत का पूरा क्वेश्चन करेंगे। लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास में डिटेल चर्चा होगा। लंबा वीडियो होगा तो 2 पार्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो अगर छोटा होगा तो हम आपके लिए एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बार देखते हैं कि प्राचीन भारत का 3 वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया है। ये मध्यकालीन भारत का दूसरा नंबर का वीडियो है। मध्यकालीन भारत का ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बारे में पूरी तरीके से हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आराम से सुनते जाइए, इसका आंसर हम आपको बताते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो संबंध है ना, चिश्ती संप्रदाय से है। आपको बताए थे हम कि हिंदू धर्म की बुराई जब हुआ था, हिंदू धर्म के कुरीति को ख़त्म करने के भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का जन्म हुआ, और मुस्लिम धर्म में बुराई को ख़त्म करने सूफ़ी संप्रदाय आया था। उसी सूफ़ी संप्रदाय में चिश्ती संप्रदाय एक अलग संप्रदाय आया था। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को, और अजमेर शहर का संस्थापक अजय राज नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आगरा। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी किया था। सिकंदर लोदी का संबंध लोदी वंश से है। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राज्य वंश हुआ करता था, और उसी लोदी वंश का एक राजा का नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के साथ 1526 में, और उसी के बाद इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, मारा गया, और मुगल साम्राज्य का पूरी तरीके से स्थापना होता है। बोलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम बात कर लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर कहाँ पे है? पूरी तरीके से राजस्थान में। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। लाहौर के बारे में चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर हुआ करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजा था। 1206 में पूरी तरीक़ा से राजा बना था, और पूरी तरीक़ा से राजा बना था, और उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। दिल्ली के बारे में भी याद रखिए, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, और दिल्ली का स्थापना तोमर वंश का व्यक्ति अनंगपाल नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। दिल्ली यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। मोहम्मद गजनवी के दरबार में कौन से कवि रहा करते थे? मोहम्मद गजनवी के दरबार में फिरदौसी नामक कवि रहते थे, और उतबी नामक इतिहासकार रहते थे। तो फिरदौसी एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था शाहनामा। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी, और फिरदौसी मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का प्रश्न बहुत बार बनता है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। एक शब्द होगा पटियाला। पटियाला पंजाब में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? पटियाला में। पटियाला पंजाब में है। वहीं पर नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस किया करता था जेवलिन थ्रो का, भाला फेंक का। पटियाली नामक जगह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। खड़ी बोली के जन्मदाता अमीर खुसरो को हम लोग मानते हैं। भारत का तोता कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। आगे देखिए क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो दरबारी कवि का नाम था फिरदौसी, और दरबारी इतिहास का नाम था उतबी। याद रख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में किया गया था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था, और ये पूरी तरीके से जीत भी प्राप्त किया था। मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो मंगोल शासक चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था। मंगोलिया एक देश है, चीन के बगल में एक देश है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे है? उलान बटोर। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में, और इस समय वहाँ का शासक था भीम प्रथम। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम नामक शासक हुआ करता था। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में। वर्तमान में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। याद रख लीजिएगा। शुद्ध अरबी सिक्का किसके शासनकाल में जारी किया गया था? शुद्ध अरबी सिक्का पूरी तरीक़ा से इल्तुतमिश के शासनकाल में जारी किया गया था। शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश जारी किया था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना जो इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, और इल्तुतमिश की बेटी का नाम है रजिया सुल्ताना, जो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में इनको याद रखा जाता है। दिल्ली सल्तनत में प्रथम राजधानी कहाँ थी? दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजधानी का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रथम राजधानी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रथम राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी।
लाहौर दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश का नाम दास वंश, और दास वंश का राजा का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में राजा बना था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर हुआ करती थी। आगे देखते हैं, पद्मावत महाकाव्य के लेखक, पद्मावत पुस्तक के लेखक मालिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत पुस्तक के लेखक मालिक मोहम्मद जायसी। फिरदौसी दरबारी कवि हुआ करता था। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन? फिरदौसी। प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी हुआ करता था, और मोहम्मद गजनवी ही पूरी तरीक़ा से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भारत में प्रथम मुस्लिम राजवंश का संस्थापक कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम राजवंश का स्थापना मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किया था 1206 में। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला व्यक्ति के रूप में इनको याद रखा जाता है। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का शुरुआती राजा के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखिएगा, और वास्तविक संस्थापक हम लोग इल्तुतमिश को माना जाता है। पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? पागल बादशाह के रूप में हम लोग याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को MBT के रूप में शॉर्ट में याद रखिएगा, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन कोई भी काम किया था ना तो सफलता प्राप्त नहीं किया था, असफल रह गया, इसीलिए इसको पागल बादशाह के रूप में हम लोग याद रखते हैं। दीवान-ए-अमीर ए कोही एक कृषि विभाग बनाया था, कृषि के लिए लोन देता था, कृषि विभाग बनाया था। तो कृषि विभाग बनाने का काम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। क्या था दीवान-ए-अमीर ए कोही? तो दीवान-अमीर ए कोही कृषि विभाग बनाया था, यानी किसानों के लिए ऋण का व्यवस्था कराना, किसानों के लिए व्यवस्था कराना, ये सारा काम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी हुआ करता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आर्य सातवाहन वंश के बारे में चर्चा है। 3 पुराणों में अलग अलग राजवंशों के बारे में चर्चा है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में चर्चा है, और विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद गोरी भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1175 में। मोहम्मद गोरी भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में किया था मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गजनबी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद गजनबी भारत में प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, और 1025 में किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के द्वारा, याद रखिएगा। किताब-उल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी। अल-बरूनी किताब-उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किया था। आगे देखते हैं, उल्गू खां। तो बलबन को उल्गू खां के रूप में याद रखा जाता है। बलबन का जो मूल नाम है, बलबन का जो पूरी तरीक़ा से बचपन का नाम उल्गू खां के रूप में हम लोग पूरी तरीक़े से याद रखते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1194 में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो जयचंद को चंदावर का युद्ध पूरी तरीक़ा से 1194 में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में। आगे देखते हैं, किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थापित की? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पूरी तरीक़ा से लाहौर राजधानी बनाया गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था 1027 में मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण, जो पूरी तरीक़ा से जाटों के विरुद्ध हुआ करता था। जाटे प्रकार का जाति था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ये क्वेश्चन BPSC के पूरी तरीक़ा से टीचर में पूछा गया था। क्वेश्चन आपको दिखाए थे, देख भी लीजिएगा। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बहुत विद्वान व्यक्ति था। एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रेहला नामक पुस्तक पूरी तरीक़ा से 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफ्रीका महादेश के बारे में 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा। अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो 54 है।
अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा कितना है तो 54 है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में स्थित है। विद्वान व्यक्ति था। रेहला नामक पुस्तक लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इतना विद्वान था कि मोहम्मद बिन तुगलक उसको काजी नियुक्त कर दिया। काजी का मतलब न्यायाधीश होता है। आगे देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का संबंध लोदी वंश से है। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राज्यवंश था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का बेटा बना था सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी का बेटा बना था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का हुआ। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, मारा गया और मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर कर देता है। सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाने वाला किसने लगाया? जाजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जाजिया कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया? सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर का उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पूरी तरीक़ा से जारी किया गया था, मतलब माना गया था, उपाधि ग्रहण किया था। तूतीय हिंद का मतलब तोता हिंद का मतलब भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, याद रखिएगा, पटियाली उत्तर प्रदेश में स्थित। जौनपुर शहर को किसने बसाया? जौनपुर शहर जौना खां के नेतृत्व में बसाया गया था, जौना खां के सम्मान में बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक बस जौना खां कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक MBT के बचपन का नाम था जौना खां, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो ऑप्शन नंबर सी है, इनके बचपन का नाम जौना खां था और इन्हीं के सम्मान में जौनपुर शहर का निर्माण किया गया था। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन के द्वारा किया गया था। रक्त और लौह की नीति भी अपनाया था बलबन। बलबन के बचपन का नाम था बहाउद्दीन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स नामक व्यक्ति गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किया था। उस समय राजधानी उसकी कहाँ थी? लाहौर थी। लाहौर रावी नदी के तट पर अवस्थित है। रावी नदी का पुराना नाम परुशनी के रूप में याद रखा जाता है। परुशनी को रावी कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली कौन लाया था? तो इल्तुतमिश पूरी तरीके से लाया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्ताना, जो पूरे भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में याद रखा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति अब आप बता दीजिएगा। बलबन। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बलबन के द्वारा अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के सम्मान में, बख्तियार काकी के याद में कराया गया था। कुतुब मीनार का जो नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक डाला था। आगे बनवाया था इल्तुतमिश और बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वां तल्ला का निर्माण करा दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाले व्यक्ति के रूप में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखेंगे। लाल बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला व्यक्ति कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में, और लाहौर में ही पूरी तरीके से इसका मकबरा है। याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का राजा बना था उस समय राजधानी कहाँ था? लाहौर था। लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र कौन किया? इल्तुतमिश किया था। और लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे? सासाराम। सासाराम अपने बिहार में स्थित है। चांदी का टाँका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? चांदी के सिक्का को टाका कहा गया और तांबा के सिक्का को जीतल कहा गया। इस सिक्का चलाया था कौन? पूरी तरह से इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्का भी चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। सिकंदर लोदी आगरा शहर का संस्थापक, आगरा शहर का स्थापना किया था। आगरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। बहलोल लोदी लोदी वंश का राजा हुआ करता था, लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी का ही बेटा था सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी नामक राजा बनता है। तब बहलोल लोदी लोदी वंश का मतलब शुरुआत किया था, लोदी वंश का संस्थापक था। आगे देखते हैं, पारसी त्यौहार, फारसी लिखा है, पारसी त्यौहार नौरोज किसने शुरू किया था? तो बलबन के द्वारा पूरी तरीके से शुरू किया गया था पारसी त्यौहार। पारसी धर्म का त्यौहार है नौरोज, और नौरोज पूरी तरीके से पारसी धर्म का शुरुआत वाला त्यौहार होता है, जैसे 1 जनवरी होता है ना, उसी प्रकार से।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का राजभाषा क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का राज्यभाषा क्या था? तो पूरी तरीके से फारसी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फारसी भाषा ही संबंधित है। बारह मासा पुस्तक के लेखक, बारह मासा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बारह मासा पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत पुस्तक के लेखक भी मलिक मोहम्मद जायसी और बारह मासा पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया था, लेकिन सबसे पहली बार तोप का प्रयोग बाजौर और भेरा के युद्ध में किया था। क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? तो बाजौर और भेरा के युद्ध में, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में भी तोप का प्रयोग किया था। तोप और सैनिक कुशलता के कारण ही पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जीत जाता है। और किससे लड़ता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा जाता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश, और लोदी वंश का अंतिम राजा हुआ करता था इब्राहिम लोदी, उसे जीत कर पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य का स्थापना कर लेता है। आगे देखते हैं, इटली यात्री निकोला कोंटी, इटली का यात्री कौन था? निकोला कोंटी विजयनगर साम्राज्य में आया था। ये पूरी तरीके से देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। आगे देख लेते हैं, अष्टदिग्गज क्या था? तीन शब्द है आपको, एक नवरत्न, एक अष्टदिग्गज और एक अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान आज 8 मंत्रियों का समूह था। अष्टप्रधान का मतलब 8 मंत्रियों का समूह। अष्टदिग्गज का मतलब 8 तेलुगु कवियों का एक विद्वान का संगठन था, कृष्णदेव राय के शासनकाल से संबंधित है। तेलानी राम नामक एक कवि हुआ करता था जो कृष्णदेव राय के शासन से संबंधित था। अष्टदिग्गज क्या थे? तो 8 तेलुगु कवि, 8 तेलुगु विद्वान हुआ करते थे। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश का भाषा है, यानी तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। आगे देखिए, ज्योतिष विद्या पर विश्वास कौन रखता था? एक व्यक्ति था मुगल साम्राज्य में जो 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहनता है। 6 देखते हैं, ज्योतिष विद्या में विश्वास कौन रखता है? तो ज्योतिष विद्या में विश्वास पूरी तरीके से एक मुगल साम्राज्य का राजा था, 6 दिन में 6 प्रकार का कपड़ा पहनता था। क्वेश्चन नंबर भी 6 है, और 6 दिन में 6 रंग का 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहनता था। ये हुमायूं नामक व्यक्ति हुआ करता था। हुमायूं 6 दिन में 6 रंग का कपड़ा पहनता था, और इसका जो मृत्यु हुआ था पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर हो गया था। दीन पनाह नगर में एक पुस्तकालय बनाया था और उसी पुस्तकालय से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया था? मनसबदारी प्रथा का शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अंग्रेज यात्री रॉल्फिच, अंग्रेज यात्री रॉल्फिच किस मुगल के दरबार में आया था? अंग्रेज यात्री रॉल्फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अकबर के दरबार में हेक्टर नामक जहाज से आया था। रॉल्फिच मुगल साम्राज्य में अकबर के शासनकाल में हेक्टर नामक जहाज से पहुंचा था। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। रैदास को ही रविदास कहा जाता है। रैदास को ही क्या कहा जाता है? रविदास कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रैदास और रविदास जयंती में अंतर पता नहीं चलता है। तो रविदास ही रैदास थे, रैदास ही रविदास थे। तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रविदास था। संत रविदास और संत रैदास एक ही व्यक्ति का नाम है। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास लिखा गया था, और कश्मीर का इतिहास लिखने का काम किए थे कलहन नामक व्यक्ति। कलहन का लिखा गया पुस्तक राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद जैनुलाब्दीन के द्वारा किया गया था। जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी वही किया था। आगरा शहर का स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा पूरी तरीके से किया गया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का संबंध कीर्तन परंपरा से है। जो हरे राम हरे कृष्ण आज हम लोग गाते हैं वो चैतन्य महाप्रभु का ही देन है, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान इस ऑप्शन के अनुसार होगा। आगे देखिए, कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे? कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी का संबंध लोदी वंश से है, और कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन हुआ करते थे। शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का, चांदी का रुपया हुआ करता था, इस शेरशाह सूरी के द्वारा ही पूरी तरीक़ा से जारी किया गया था। आगे देखिए, अद्वैतवाद के संस्थापक, 3 शब्द है, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत और विशिष्ट द्वैताद्वैत। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य नामक व्यक्ति हुआ करता थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम। सासाराम अपने बिहार में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस भी है।
याद रखिएगा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस भी है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत सरकार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाता है। पश्चिम बंगाल सरकार देश नायक दिवस मनाता है। देश नायक के रूप में सुभाष चंद्र बोस को याद रखा जाता है। तो देश नायक दिवस 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार मनाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर भारत सरकार मनाता है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री का नाम था टोडरमल हुआ करता था। आगे देखिए, बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, गुरु हुआ करते थे, पूरी तरीक़ा से काम करते थे। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किस शासक में के दरबार में आए थे? तो फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में पूरी तरीक़ा से भारत आए थे। तेलानी राम किसके दरबार में रहा करते थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समागम था, उसको अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि का विद्वान का एक संगठन। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश का भाषा है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हजारा मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया था। हजारा मंदिर का निर्माण और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकबरा पूरी तरीक़ा से कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ था? लाहौर में था। 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध में अकबर किसे पराजित किया? पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और हेमू को पूरी तरीके से अकबर पराजित किया। इस समय युद्ध में बैरम खां पूरी तरीके से काम कर रहे थे। बैरम खान ही इस पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने का काम कर रहे थे। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक गुलबेदन बेगम। हुमायूं की बहन हुआ करती थी गुलबेदन बेगम, वही हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान नामक व्यक्ति हुआ करता था। स्वप्नवासवदात के लेखक कौन थे? यहाँ पे भास नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे। आगे ऑप्शन देखते हैं। आर्द्रभोज के नाम से किसे जाना जाता है? तो आर्द्रभोज के नाम से हम लोग पूरी तरीक़ा से ऑप्शन यहाँ देखिए क्या है? कृष्णदेव राय। आंध्रभोज के नाम से कृष्णदेव राय को हम लोग याद रखा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्रभोज के रूप में याद रखा जाता है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर में आया था? तो विजयनगर कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आया था। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई के द्वारा किया गया था। जब इसकी स्थापना 1336 में हो रही थी तो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, इस बात को भी याद रख लेना है। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसके उपलक्ष्य में करा? कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया, उसी का समय फतेहपुर सीकरी बनाया और फतेहपुर सीकरी बना के फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जब्ती प्रणाली का शुरुआत किसने किया? जब्ती प्रणाली का शुरुआत भी अकबर के द्वारा, यानी भूमि का ये सब पैमाना है, पैमाइश है, बस जब्ती प्रणाली अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था। मनसबदारी प्रथा भी अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर का राज्य कवि कौन हुआ करता था? अकबर का राज्य कवि फैजी नामक व्यक्ति अकबर का राज्य कवि हुआ करता था, फैजी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। कई बार हम चर्चा किए हैं कि रामचरितमानस का लेखक तुलसीदास अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे थे और अकबर के शासनकाल में ही पूरी तरीके से लिखे थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा का बाबरनामा लिखा था, जो कि फारसी भाषा में पूरी तरीके से लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी नामक तुर्की भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में बाबरनामा लिखा था। बाबरनामा का तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नाम से ट्रांसलेट किया गया था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर रुक जाइएगा, थोड़ा सा गलती हो गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था, तुजुक ए बाबरी के नाम से, ठीक है। फारसी भाषा में ट्रांसफ़र किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हुआ था यहाँ पे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। बाबर ने का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना, हम थोड़ा सा उल्टा बोल रहे थे। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा किया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहले हम थोड़ा सा गलत बोले थे। आगे देख लीजिए, शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया? कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, कन्नौज के युद्ध में ही पूरी तरीक़े से शेरशाह हुमायूं को पराजित कर देता है।
दीन पनाह नगर का निर्माण किसने करा था? हुमायूं किया था। हुमायूं ही दीन पनाह नगर का स्थापना की, उसमें एक पुस्तकालय बनाया था और उसी पुस्तकालय के सीढ़ी से गिर के इनकी पूरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में बारबोसा पूरी तरीके से भारत आया था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? अच्युत राय के शासनकाल में। इन सब राजाओं का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। तो अच्युत राय के शासनकाल में नूनीज, जो कि पुर्तगाल का यात्री था, भारत में आया था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू नामक व्यक्ति हुआ करता था। आगे देखते हैं विशिष्ट द्वैताद्वैत। देखिए विशिष्ट है तो विशिष्ट की बात कौन करते हैं? तो विशिष्ट का वल्लभाचार्य का संबंध है विशिष्ट द्वैताद्वैत से। इस बात को थोड़ा सा, विशिष्ट द्वैताद्वैत, रुकिएगा तो एक मिनट। विशिष्ट द्वैत के संस्थापक, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्बकाचार्य। विशिष्ट द्वैताद्वैत के संस्थापक निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? देखिए राम का संबंध अध्यात्म से है, भगवान राम है। इसी प्रकार से याद रखिएगा, शिवाजी के दो प्रकार के गुरु के बारे में चर्चा करते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम था दादा कोंडदेव और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार स्थापत्य कला कौन था? यानी कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है और ताजमहल का मुख्य स्थापत्य उस्ताद अहमद लाहौरी नाम का व्यक्ति हुआ करता था। कौन सा आक्रमणकारी तख्ते ताउस का मतलब होता है मयूर सिंहासन? मयूर सिंहासन को बनाने वाला व्यक्ति का नाम था बेबादल खां। यहाँ जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये बेबादल खां यही मयूर सिंहासन को बनाया था। मयूर सिंहासन बनाने वाले व्यक्ति का नाम था बेबादल खां और मयूर सिंहासन को लूट कर कौन ले गए? मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस कहा जाता है, जिस पे राजा बैठा करता था। शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। 1739 में आक्रमण करता है, 1739 में आक्रमण किया और इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कौन? नादिर शाह। जैसे भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त था। उसी प्रकार से ईरान का नेपोलियन नादिर शाह भारत में आक्रमण करता है और तख्ते ताउस का मतलब मयूर सिंहासन को लूट कर लेकर चला जाता है। मयूर सिंहासन बनाया कौन था? बेबादल खां नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के शासनकाल में बनवाया था। शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो शिवाजी का जन्म पूरी तरीक़ा से शिवमेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग उसका नाम है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का प्रचलन कब शुरू किया? दीन ए इलाही धर्म पूरी तरीक़ा से 1582 में एक नया धर्म स्थापना किया था, 1582 में। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास हुआ करता था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास नामक व्यक्ति था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा गया था और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूरी तरीके से शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। दिल्ली पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कौन करता है? तो दिल्ली ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति का नाम है इल्तुतमिश। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो तुगलकनामा पुस्तक की रचना किए थे। शिवाजी की माता का नाम था जिंजाबाई। शिवाजी की माता का क्या नाम था? जिंजाबाई था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे नामक व्यक्ति हुआ करता था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? हुआ था पूरी रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक पूरी तरीक़ा से काशी के विद्वान थे, काशी का मतलब बनारस के विद्वान पंडित थे, गंगा भट्ट और उन्हीं के पूरी तरीक़ा से नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गोरी प्रथम राजा किसको बनाया था? अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना भी किया था। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई का ही मकबरा था। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा भी ग्वालियर में और तानसेन का मकबरा भी कहाँ पे? ग्वालियर में। ग्वालियर है कहाँ पे? तो ग्वालियर पूरी तरीक़ा से एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस कहा जाता है। बनाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? तो बनाने वाले व्यक्ति का नाम था बेबादल खां। बनवाया कौन था शाहजहां के शासनकाल में? जो आर्किटेक्चर था, इंजीनियर था, जिसका नाम था बेबादल खां। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक का नाम था पूरी तरीक़ा से मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही
आक्रमण किया और लूट कर लेकर चला गया। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। लंगड़ा शासक था, पूरी तरीके से याद रखिएगा। शिवाजी का संरक्षण कौन था? शिवाजी के संरक्षक यानी शिवाजी के संरक्षक के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद रखते हैं दादा कोंडदेव को। दादा कोंडदेव ही शिवाजी के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर के रूप में हम लोग याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ हुआ करता था। शिवा की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ हुआ करता था। किस मुगल बादशाह को साहिब बेखबर कहा जाता है? साहिब बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम राजा बनता है। औरंगजेब का मृत्यु होता है 1707 में और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम राजा बनता है। बहादुर शाह को साहिब बेखबर के रूप में हम लोग याद रखते हैं। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। ये लाल कुमारी नामक वेश्या थी, उसी के साथ इनका संबंध था और इसी के लिए इनको रंगीला बादशाह के रूप में हम लोग याद रखते हैं। अष्टप्रधान का संबंध किससे? तो शिवाजी से। अष्टदिग्गज का संबंध किससे? कृष्णदेवराय से। और नवरत्न का संबंध किससे? तो अकबर से। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मुमताज़ महल का बचपन मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। जयपुर शहर की स्थापना किया था? तो जयपुर शहर पूरी तरीके से राजस्थान में स्थित है और जयपुर शहर का स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, सवाई जयसिंह जंतर मंतर की स्थापना कई गो शहर में किए थे? जंतर मंतर एक प्रकार का वेधशाला हुआ करता था, एक प्रकार का प्रयोगशाला था। 5 शहरों में जंतर मंतर का स्थापना यहाँ पे किया गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो मराठा सेना का नेतृत्व तो बालाजी बाजीराव हुआ करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, बालाजी बाजीराव पूरी तरीके से पेशवा था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का व्यक्ति था। वर्तमान में जो तालिबान है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली वर्तमान में जो तालिबान का सरकार है, तालिबान का ही पूरी तरीके से नेता हुआ करता था। आगे देखिए, लंपट मूर्ख किससे कहा जाता है? तो मुगल साम्राज्य का एक जहांदार सा नाम का व्यक्ति था जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है बी, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है और फर्रुखसियर को घृणित कायर यानी कि बहुत कायर रूप से इसको याद रखें, घृणित कायर था। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम जिंजाबाई था। आगरा के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किला के भीतर भी मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब कराया था। दिल्ली के लाल किला के भीतर भी मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब कराया था। आगरा के किले में भी मोती मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहाँ कराया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? बीबी का मकबरा है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पे? औरंगाबाद में स्थित है और द्वितीय ताजमहल के रूप में हम लोग इसको याद रखते हैं। पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? चित्रकार के शासनकाल को याद रखेंगे, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। उस्ताद मंसूर का संबंध जहांगीर के शासनकाल से था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में काम करता था? किसके शासनकाल का चित्रकार था? जहांगीर के। और जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के शासनकाल को। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा पुस्तक के लेखक अब्बुल फजल नामक व्यक्ति हुआ करते थे। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, औरंगजेब कराया था। यहाँ पे स्पष्ट फिर याद रखिए, आगरा में मोती मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहाँ कराया था। आगरा में ही ताजमहल है, ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ। फिर दिमाग में आया कि वहीं पे मोती मस्जिद बना देते हैं तो शाहजहाँ बना दिया, लेकिन दिल्ली के लाल किला के भीतर शाहजहाँ औरंगजेब के द्वारा ही मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। लाल किला भले ही शाहजहाँ बनवाया था लेकिन लाल किला के भीतर जो बनवाया था औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। आगे देख लेते हैं, नवरोज़ त्यौहार पर प्रतिबंध किसने लगाया?
नवरोज़ पूरी तरीक़े से बलबन मनाया करता था। नवरोज़ पारसी धर्म का त्यौहार था, पर्व था। औरंगज़ेब पूरी तरीक़े से नवरोज़ पे प्रतिबंध लगा दिया था। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? रंगून में हुई थी। रंगून म्यांमार में स्थित है। बहादुर शाह जो जफ़र था, जब बहादुर शाह जफ़र को बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति के नेता के रूप में उभर के आए थे। रंगून इनको भेज दिया गया था काला पानी का सज़ा देने के लिए, और काला पानी का सज़ा देने के बाद वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। मांडले जेल भी पूरी तरीक़ा से म्यांमार में स्थित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार पहले भारत का ही अंग हुआ करता था। 1937 में म्यांमार भारत से अलग हो गया। म्यांमार भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। अरकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार को अलग करता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी हुआ करते थे। किस घृणित कायर, आ गया क्वेश्चन, घृणित कायर किसको कहेंगे? फर्रुखसियर को कहेंगे। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। मोहम्मद साहब को रंगीला बादशाह कहा जाता है। और बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर। साहिब खबर बहादुर शाह, घृणित कायर फर्रुखसियर, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह और लंपट मूर्ख जहांदार शाह। लंपट मूर्ख जहांदार शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है और बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर के रूप में हम लोग याद रखेंगे। नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय भारत का शासक कौन था? मुगल का शासक कौन था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था? शिवाजी अंतिम आक्रमण पूरी तरीक़े से कर्नाटक के विरुद्ध किए थे। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। शिवाजी को औरंगजेब कैद करके कहाँ रखा था? आगरा के भवन में, जयपुर के भवन में, बिहार भवन में और लाहौर भवन में। तो पूरी तरीक़े से जयपुर भवन में शिवाजी को औरंगजेब कैद करके रखा था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा का नाम था बाजीराव द्वितीय। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे पूरी तरीक़े से ये ख़त्म होता है। ये पूरी तरीक़े से मध्यकालीन भारत का और 200 क्वेश्चन है, हम चर्चा कर लेते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में जितना भी क्वेश्चन बनेगा पूरी तरीक़े से भारत के मुस्लिम आक्रमण के बारे में। हिंद का मतलब भारत। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? हिंदू शब्द पर सबसे पहले अरबों के द्वारा प्रयोग किया। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन आगे है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। मुस्लिम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, और इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का पूरी तरीके से सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पे इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कब हुआ था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध की विजय कब हुई थी? 712 में हुई थी। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में पूरी तरीके से आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम अरब का व्यक्ति था। अरब से पूरी तरीके से अरबी था जो पूरी तरीके से भारत में आक्रमण किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनबी को पराजित नहीं हुआ? निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनबी से पराजित नहीं हुआ? धंग, जयशक्ति, डंग नामक विद्याधर नामक व्यक्ति पूरी तरीके से मोहम्मद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाला इतिहासकार अलबरूनी था। अलबरूनी किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। आगे देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम अलबरूनी नामक व्यक्ति हुआ करता था। अब ठीक हो गया। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का निर्मित किया? तो चांदी का सिक्का जारी किया था कौन? मोहम्मद गजनबी। और पूरी तरीके से संस्कृत लिखा हुआ उस सिक्के पे संस्कृत में लिखा गया था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? यानी कि मध्य एशिया का कौन व्यक्ति उत्तर भारत में 1192 में पूरी तरीके से जीता था? उसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी पूरी तरीके से 1192 में जीत हासिल किया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई।
तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे युद्ध में पूरी तरीक़ा से पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। उसी के बाद से मुस्लिम शक्ति भारत में पूरी तरीक़ा से शुरू हो जाती है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। भीम प्रथम जो राजा था ना, सोमनाथ मंदिर पे जब आक्रमण हुआ था उस समय भीम प्रथम नामक राजा हुआ करता था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? जयचंद को 1194 में चंदावर के युद्ध में पूरी तरीक़ा से हराया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया? चंदावर के युद्ध में 1194 में हराया था। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गोरी नामक जो व्यक्ति था ना, अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति, देवी लक्ष्मी का फोटो बनाया था। आगे देखते हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो प्रथम अक्ता प्रदान किया उसमें भी देखे थे हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार को विजय प्राप्त किया? मोहम्मद गोरी का किस दास ने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त किया? बख्तियार खिलजी। यही बख्तियार खिलजी पूरी तरीक़े से नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा के जला दिया था। याद रखिएगा कि बिहार के लिए बात कर रहा है तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाने वाला व्यक्ति यही बख्तियार खिलजी नामक व्यक्ति हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत के बारे में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। 1206 में स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत का कौन से शासक को लाल बख्श कहा जाता है? लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। ये रिवीजन के तौर पे क्लास चल रहा है, पूरी तरीक़े से डिटेल देखते रहिए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? इल्तुतमिश पूरी तरीक़े से दिल्ली को राजधानी के रूप में कंसीडर करता है। आगे देखते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश नामक व्यक्ति हुआ करता था। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्ताना थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके शासनकाल में पूरी तरीक़े से भारत पर आक्रमण किया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां का आक्रमण हुआ। चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के नेतृत्व में चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने का काम किसके हाथों में था? तो रजिया सुल्तान पूरी तरीक़े से प्रथम महिला शासिका थी। तुर्की के द्वारा पूरी तरीक़े से इसको सत्ता से हटाने का काम किया गया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम पूरी तरीक़े से, बचपन का नाम तो उल्गू खां था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन हुआ करता था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन नामक व्यक्ति के रूप में इसको याद रखिएगा। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन अकबर था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति बलबन के द्वारा जारी किया गया था? आगे देखिए। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि जिल-ए-इलाही का उपाधि धारण किया था। बलबन अपना पूरी तरीक़े से जब राजा बना तो जिल-ए-इलाही नामक पद से जिल-ए-इलाही नामक पूरी तरीक़े से एक उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध नौरोज त्यौहार आरंभ किया? नौरोज मनाने की परंपरा शुरू किया था बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। खिलजी वंश के बारे में देखते हैं। खिलजी वंश के बारे में, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूरी तरीक़े से स्वतंत्र था। ये किसके लिए बात होता है? तो ये पूरी तरीक़े से अलाउद्दीन खिलजी के लिए बात होता है। नहीं, अपना अलग प्रकार का नियम बनाया था। किस सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ही पूरी तरीक़े से नया धर्म बनाना था, लेकिन उलेमाओं ने इनका पूरी तरीक़े से विरोध। उलेमा एक प्रकार का संगठन हुआ करता था, उसमें वही पूरी तरीक़े से विरोध किया करता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से संबोधित किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर-सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से सिकंदर-ए-सानी का उपाधि धारण किया था। सिकंदर-सानी, सिकंदर-ए-सानी दोनों एक ही शब्द है।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति किस अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल सेना के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफर खान नाम का व्यक्ति था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल सेनापति के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गया था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह नाम का व्यक्ति हुआ करता था। पद्मावत पुस्तक था जिसके पुस्तक के लेखक मालिक मोहम्मद जायसी नामक व्यक्ति हुआ करते थे। रानी पद्मिनी का जो पति का नाम था राजा रतन सिंह नाम का व्यक्ति हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का राजा कौन था? देवगिरी दक्षिण भारत महाराष्ट्र में स्थित है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का राजा रामचंद्र देव नामक व्यक्ति था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित किया गया? खालसा भूमि का मतलब सरकारी भूमि अत्यधिक विकसित किया गया था पूरी तरीक़ा से इल्तुतमिश के अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था पूरी तरीक़ा से अलाउद्दीन खिलजी। किस निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? मूल्य नियंत्रण पद्धति पूरी तरीक़ा से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के रूप में भी याद रखेंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया था, उन्हें अच्छे तरीक़े से काम कर रहा था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आज हम लोगों के पास जो अनाज मिलता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही पूरी तरीक़ा से शुरू किया गया था। आगे देखते हैं तुगलक वंश के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश का प्रथम राजा का नाम था गाजी मलिक नाम का व्यक्ति तुगलक वंश का प्रथम राजा बना था, जो खिलजी वंश का सेनापति हुआ करता था। किस वंश के सुल्तान में सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश पूरी तरीक़ा से देश में सबसे अधिक राज्य करने वाला राजवंश था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश सबसे ज़्यादा दिन तक राज्य करने वाला वंश था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान इन सब के बारे में जानकारी था। सबसे विद्वान शासक के रूप में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखते हैं, लेकिन इसको पागल बादशाह के रूप में भी याद रखा जाता है, लेकिन सबसे विद्वान व्यक्ति के रूप में अभी हम लोग इसको याद रखते हैं। अमीर ए कोही एक नया विभाग बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग की तरह काम करता था। दिल्ली के किस शासक ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसलों चक्र बनाने की योजना बनाई? फसल के लिए बात कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के दीवान कोही नामक संबंधित है। दीवान कोही संबंधित किससे है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। कृषि विभाग बनाया था जो मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का प्लान था कि दिल्ली से हम राजधानी अपना दौलताबाद ले जाएंगे। दौलताबाद पूरी तरीक़े से महाराष्ट्र में स्थित है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाने वाला स्थानांतरण किसने दिया था? तो पूरी तरीक़े से मोहम्मद बिन तुगलक ही दिया था। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा चलाने का व्यवस्था किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ही किया था। एक अलग प्रकार का सिंबल सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। हर घर का लोग सिक्का बनाना शुरू कर दिया, इसीलिए पूरी तरीके से इसका योजना असफल हो गया। मूर देश का यात्री इबन बतूता पूरी तरीक़ा से मोरक्को का यात्री था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। इबन बतूता को दिल्ली का काजी, क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे थे, अब यहाँ पे लिखित रूप से दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक। काजी का मतलब न्यायाधीश होता है। रेहला नामक पुस्तक भी ये लिखा था। आगे देखते हैं, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था शुरू किया था? डाक व्यवस्था शुरू करने वाला व्यक्ति राजा का नाम पूरी तरीक़ा से इबन बतूता था। इबन बतूता ही डाक व्यवस्था की शुरुआत किया था। आगे देखते हैं, धड़ी कर का मतलब धड़ी कर अथवा घड़ी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक, यानी घर पे भी टैक्स लगाया था। टैक्स लगाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी था। यानी घर पे भी टैक्स लगाने वाला व्यक्ति कौन था? राजा था पूरी तरीक़ा से अलाउद्दीन खिलजी था। होली त्यौहार के लिए सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। होली हिंदू धर्म का पर्व त्यौहार था और पूरी तरीक़े से वहाँ भाग लेने वाला व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। चलिए, होली त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान
मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए हर धर्मों का सम्मान करता था। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इतिहासकार बदायूंनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान अपनी प्रजा से और प्रजा सुल्तानों से मुक्ति मिल गई? जब मोहम्मद बिन तुगलक मर गया ना, तब बदायूंनी नामक एक इतिहासकार था, बोला कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। स्टेटमेंट पूछा जाता है। बेरोजगार के सहायतार्थ यानी कि बेरोजगारों के लिए एक नियोजनालय बनाया था। आज नियोजनालय में ही पूरी तरीके से जितना भी भर्ती निकलता है ना, नियोजनालय से निकलता है, जिसको रोजगार कार्यालय कहा जाता है। इसको बनाने का व्यवस्था सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ही शुरू किया था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए दीवान ए खैरात नामक एक अस्पताल बनाया था। तो दीवान ए खैरात यानी कि खैराती अस्पताल था, आम लोगों का सेवा होता था, इलाज होता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही पूरी तरीके से इस व्यवस्था को किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे? सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में हुआ करता था। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का मतलब जो रोड बनाने का व्यवस्था होता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। पीडीएस प्रणाली कहा जाता है, पीडब्ल्यूडी कहा जाता है। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा नहर के निर्माण करने के लिए फिरोज शाह तुगलक को याद रखिएगा। नहर बनाने की परंपरा का शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ही शुरू किया था। सर्वाधिक नहर बनाने का परंपरा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। हक ए सर्व एक प्रकार का सिंचाई कर था। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान तो फिरोज शाह तुगलक नहर बनवा दिया और नहर से लोगों को पानी भेजने लगा और पानी जब भेजा तो सिंचाई के लिए एक प्रकार का टैक्स लगा दिया। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह तुगलक। जाजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ही पूरी तरीक़ा से एक व्यवस्था बनाया था और फलों की गुणवत्ता को सुधार पाया था। टोपरा तथा मेरठ, टोपरा पूरी तरीक़ा से हरियाणा में स्थित है। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ही पूरी तरीक़ा से दिल्ली लाकर गाड़ दिया था। फिरोज शाह तुगलक ही पूरी तरीक़ा से दिल्ली में लाया था 2 अलग अलग अशोक का स्तंभ। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने का प्रथम काम किया था। हज मुस्लिम धर्म का एक यात्रा होता है और राज्य के खर्च पे पूरी तरीक़ा से हज की यात्रा कराने वाला व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुगलक राजवंश और अंतिम निम्नलिखित में से कौन? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक यानी तुगलक वंश का अंतिम राजा का क्या नाम था? नसीरुद्दीन मोहम्मद नामक व्यक्ति हुआ करता था। 68 का सी। तैमूरलंग का आक्रमण, तैमूरलंग 1398 में पूरी तरीके से भारत पर आक्रमण किया था। नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में ही तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन पूछा कब आक्रमण किया था नसीरुद्दीन मोहम्मद? 1398 में किया था। कई बार क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है। आगे देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापित हुआ? सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाब खिले तो सांस लो, एक छोटा सा ट्रिक है। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिले का मतलब खिलजी वंश, तो गुलाब खिले तो का मतलब तुगलक वंश, तब सांस का मतलब सैयद वंश और लौ से लोधी वंश। अंतिम राजवंश का नाम है लोधी वंश। अब लोधी वंश हम लोग अंतिम राजवंश के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्यकालीन युग शासकों में से कौन उच्च शिक्षित था? सबसे शिक्षित राजा के रूप में तो मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखेंगे, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार इब्राहिम लोधी भी शिक्षित हुआ करता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। महाराणा संगा और इब्राहिम लोधी किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा संगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातोली के युद्ध में ही पूरी तरीके से महाराणा संगा इब्राहिम लोधी को पराजित किए थे। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने के लिए याद रखा जाता है? आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई के द्वारा 1336 में किया गया था, जिसमें दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। अपनी मदुरा विजय की कृति अपने पति की विजय अभियान का वर्णन किसने करती है? अपनी मदुरा विजय की कृति, मदुरा एक जगह है, मदुरा विजय की कृति अपने पति के विजय के अभियान के रूप में गंगा देवी का पूरी तरीके से वर्णन मिलता है। कवित्री थी, गंगा देवी का वर्णन यहाँ पे मिलता है। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी नामक महिला हुआ करती थी।
विजयनगर के उस शासक को पहचान करिए जिसने बहमनी से गोवा को छीना था। बहमनी से गोवा को छीनने वाला व्यक्ति का नाम था हरिहर द्वितीय। बहमनी भी राज्य था अलग, तो बहमनी से गोवा को किसने छीना था? हरिहर द्वितीय नामक व्यक्ति ने छीना था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के किस राजा के साथ युद्ध लड़ा था? विजयनगर के किस राजा ने गोलकुंडा का राजा कुल्ली कुतुब शाह, और कुल्ली कुतुब शाह ही पूरी तरीक़ा से उसी से कृष्णदेव राय के द्वारा युद्ध लड़ा गया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज नामक 8 तेलुगु कवियों का विद्वान रहता था। क्वेश्चन आइए गया, अष्टदिग्गज का मतलब 8 तेलुगु कवि, 8 तेलुगु विद्वान था। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय के शासनकाल से था, इस बात को भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का संबंध तेलुगु भाषा से, तेलुगु भाषा का स्वर्णयुग कहा जाता है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था, विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथ भाष्यकार सायन नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। सायन ये विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के शासनकाल में ही रहा करते थे। निम्नलिखित में से किसने राज्यारोहण को अब 5 वर्ष गुजर गए? निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए, यानी 500 वर्ष पुराना था कृष्णदेव राय का शासनकाल, लगभग 500 वर्ष पुराना था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध राक्षसी तंगरी का युद्ध के रूप में भी याद रखा जाता है, 1565 में लड़ा गया था। आगे देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर शासक सदाशिव राय 1542 से 1572, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री के हाथों में हुआ करता था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था पूरी तरीक़े से राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको याद रख लीजिएगा। 1565 जब वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, जब वेडियार ने मैसूर कर्नाटक में स्थित है, मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य में किसका शासक था? वेंकट द्वितीय का शासन था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय नामक व्यक्ति हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता जितना भी उस समय का था ना, सब भूमि से टैक्स लेके ही काम हुआ करता था, यानी भू राजस्व दर ही पूरी तरीके से था। होयसालाओं की राजधानी प्रसिद्ध द्वार समुद्र वर्तमान में कहाँ पे है? तो होयसालाओं की राजधानी कहाँ पे थी? हेलीबीड। द्वार समुद्र हुआ करती थी, द्वार समुद्र हेलीबीड नामक स्थान पे स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खंडर विजयनगर का प्राचीन मिला है? विजयनगर साम्राज्य का जो खंडर है ना, ये पूरी तरीके से हम्पी नामक स्थान पर मिला है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम नाम का व्यक्ति चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसमें 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया था। ये हम्पी में स्थित है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के काल में अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के हुआ करते थे? अमीर और सुल्तान तुर्क राजवंश, तुर्क से हुआ करते थे। आगे देखते हैं, निम्न में से किस राजवंश के अंतिम विजारत का मतलब मंत्री परिषद के संगठन को विजारत कहा जाता है, और विजारत सबसे मजबूत किसका था? चरमोत्कर्ष का मतलब सबसे उच्च कोटि का। तुगलक का विजारत सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। इक्ता प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? इक्ता व्यवस्था शुरू करने वाला व्यक्ति का नाम था इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया? इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी का क्या नाम हुआ करता? जो भूमि का मालिक था उसको बोला जाता था। भू राजस्व का जो अधिकारी हो, टैक्स वसूलता था, उसको चौधरी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का जो अधिकारी था उसको चौधरी के रूप में याद रखा जाता है। सर्व एक प्रकार का सिंचाई करता हक ए सर्व दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक नहर बनाया था, और नहर बनाने के बाद पानी दिया तो सिंचाई कर हक ए सर्व ले रहा था। जाम्बवत का संबंध किससे है? जाम्बवत का संबंध राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 1, राज्य की जाम्बवत एक प्रकार का राज्य का कानून हुआ करता था। सल्तनत काल में फवजिल का क्या अर्थ है? सल्तनत काल में फवजिल का अर्थ इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की गई अतिरिक्त राशि को फवजिल कहा जाता है।
सल्तनत काल में फौजिल शब्द का क्या अर्थ है? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फौजिल भी कहा जाता है। टाका जो सिक्का हुआ करता था, चांदी का टाका हुआ करता था, इसको बनाने का काम इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। चांदी का सिक्का किसने ढलवाया था? इल्तुतमिश ढलवाया था। सल्तनत काल में सिक्का, टाका, ससगनी और जीतर। तो टाका हुआ करता था चांदी का, ऑप्शन नंबर यहाँ 1 देख सकते हैं, टाका चांदी का, फिर ससगनी भी चांदी का और तांबा का पैसा को जीतर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ 1 सही हो जाएगा। किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? किसके सिक्के पर बगदाद के खलीफा का अंतिम नाम अंकित था? अलाउद्दीन मसूद शाह नामक व्यक्ति के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ करता था। सल्तनत काल का स्थापत्य कला। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। आगे देखते हैं, जितना भी बिल्डिंग है उसके बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कुतुब मीनार का योगदान नहीं था। कुतुब मीनार का निर्माण में किसका योगदान नहीं था? अलाउद्दीन खिलजी का योगदान। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक का था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था। निम्नलिखित में से कुतुब मीनार का 5वां तला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। हम लोग चर्चा कल से कर रहे थे और यहाँ पे क्वेश्चन बना के दे दिया। भारत में प्रथम मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में किसका बना था? शुद्ध इस्लामी शैली में भारत का प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा पूरी तरीके से बनाई गई थी, जो मुस्लिम। कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभी कवि नामक व्यक्ति हुआ करते थे। 8 नंबर का डी। क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था। दिल्ली सल्तनत का साहित्य क्या क्या है? किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी। अल-बरूनी के पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। आगे देखते हैं, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो का जन्म, क्वेश्चन आ गया, पटियाली। आ गया क्वेश्चन, पटियाली में हुआ था। ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी हाई कोर्ट में भी पूछा गया असिस्टेंट का क्वेश्चन है। तूतीय हिंद का मतलब अमीर खुसरो, भारत का तोता कहा जाता है, और इनका जन्म पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली का विकास किए थे अमीर खुसरो। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? तो अमीर खुसरो गयासुद्दीन बलबन के दरबार में रहा करते थे। इस बात को तो याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार बलबन ही होगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? अलाउद्दीन, अमीर खुसरो ही दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 7 गो राजाओं का दरबार में रहा करते थे, अलग अलग राजाओं का शासन देखे थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहा करते थे? तो अमीर खुसरो पूरी तरीक़ा से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 7 राजाओं का शासन देखे थे। सीक्वेंस में 7 राजाओं का शासन हम लोग देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। अमीर खुसरो क्या थे? कवि थे, इतिहासकार के, संगीत थे, तीनों प्रकार का इनका विद्या इनके पास था। कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन? तो सबक ए शैली और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन थे? हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का वे विद्वान थे, अमीर खुसरो नामक व्यक्ति हुआ करते थे। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान अमीर खुसरो से। तवकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिनहाज उज सिराज। तवकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन? मिनहाज उज सिराज नामक व्यक्ति हुआ करते थे। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सल्तनत का संरक्षण प्राप्त था? यानी दिल्ली सल्तनत का जो भाषा हुआ करता था वो फारसी भाषा हुआ करता था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान विद्याओं का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? यानी किस वाद्य यंत्र को हिंदू और मुस्लिम के बीच के रूप में माना जाता है? सितार को हिंदू और मुस्लिम के बीच का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। तबला के प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो के द्वारा ही तबला का प्रचलन किया गया था। अमीर खुसरो के तबला के रूप में इसको हमको याद रखेंगे। तबला का प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा ही शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक लिखने के रूप में जाने जाते हैं? यानी कौन सा राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था राणा कुंभा?
राणा कुंभा संस्कृत पर पुस्तक लिखने का श्रेय इनको जाता है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे, स्मरण का मतलब पूरी तरीके से अपना कहानी लिखे थे, तो इस लिखने वाला व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह तुगलक। आगे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत का और भी 100 क्वेश्चन हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा होगा इसलिए इतना ही वीडियो केवल रखते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।